नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं बलवान सिंह आधारशिला विद्यापीठ स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो क्लास में हमने कक्षा 11 का जो चैप्टर है अपना पहला भारत की भौगोलिक स्थिति, उसको समझने के लिए हमने उससे थोड़ा पीछे जाके बेसिक नॉलेज के आधार पर हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में। तो पिछली वीडियो क्लास में हमने पढ़ा था ग्लोब और ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर, दो प्रकार की काल्पनिक रेखाओं को हमने पढ़ा था और उन पर हमने देखा था कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा, और एक हमने 0 डिग्री का देशांतर यानी कि ग्रीनविच रेखा देखी। तो ये जो मुख्य अक्षांश है ये हमने देखा कि 0 डिग्री के अक्षांश पर भूमध्य रेखा है अपने, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, हाँ पिछली वीडियो क्लास में हमने देखा कि 0 डिग्री पिछली क्लास में हमने देखा कि 0 डिग्री अक्षांश पर यहाँ हमने बनाया भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं और 0 डिग्री का अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ी जो रेखा है या लाइन है, या कह सकते हैं कि वृत्त है, सबसे बड़ा वृत्त हम कहाँ बना सकते हैं? भूमध्य रेखा पर बना सकते हैं। और इसकी लंबाई मैंने आपको बताई थी 40,075 किलोमीटर, और आपकी बुक के अनुसार 40,077 किलोमीटर बताई थी। तो सबसे बड़ा वृत्त, चलो देखते हैं आगे। फिर देखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हमने कर्क रेखा जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर हमने देखा मकर रेखा जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, और इसका जो अक्षांश है वो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश था, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये उत्तरी गोलार्ध में, ये दक्षिणी गोलार्ध में है, यानी कि आंकड़े एक जैसे हैं लेकिन इनके जो पक्ष है वो अलग अलग है। ये उत्तरी पक्ष में, ये दक्षिणी पक्ष में है। इसके बाद हमने देखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम आर्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं, जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नाम से जानी जाती है, या इसको हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। और इसके अलावा एक और देखी थी हमने 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ दक्षिणी अक्षांश या उत्तरी अक्षांश है, तो ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहाँ लिखा हुआ है। तो पिछली वीडियो क्लास में भी हमने देखा था इसको। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के पास होने के कारण इसका नाम अंटार्कटिका रखा गया, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। और इसके अलावा एक उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और एक 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो कि दक्षिण ध्रुव कहलाता है। इस प्रकार 181 अक्षांशों में से हमने ये 7 मुख्य अक्षांश देख लिए थे, और इन्हीं 7 मुख्य अक्षांशों के माध्यम से अब हम देखते हैं इस ग्लोब के ऊपर जो अपने ताप कटिबंध बनते हैं, उन ताप कटिबंधों को देखेंगे। आप आगे आने वाले जो जितने भी अपने लेसन हैं, जैसे कक्षा 11, 12, 10, 8, 9, 10 सब में पूछा जाता है कि ऐसे कई शब्द आपने सुने हैं कि वहाँ उष्ण कटिबंधीय कृषि होती है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, या फिर एस्किमो लोग हैं वो शीत प्रदेशों में रहते हैं। तो उनको जानने के लिए हमें आवश्यकता होती है कि ये जो पार्ट बने हैं इन 5 मुख्य लाइनों के बीच में, तो ये जो ताप कटिबंध बने हैं, तो कौन सा ताप कटिबंध कहाँ है? जैसे आपने कभी सुना होगा कि कोई भी देश है कि उष्ण कटिबंधीय देश है, या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र, या फिर शीत कटिबंधीय वनस्पति। इस प्रकार के क्वेश्चन है या शब्द है वो अपने बुक के अंदर आते हैं। तो यदि वो आपको पता होता है कि कहाँ उष्ण कटिबंध है, कहाँ शीतोष्ण कटिबंध है और कहाँ शीत कटिबंध है, यदि आपको कटिबंधों का पता है तो वो लाइनें आपको देखते ही याद होने वाली है। यदि आपको ये पता नहीं है कि उष्ण कटिबंध कहाँ है, शीतोष्ण कटिबंध कहाँ है, तो उन लाइनों को आपको रटना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से कहूँगा कि आप इस पे ध्यान दीजिए कि ग्लोब पर कौन सा ताप कटिबंध कहाँ है। चलो देखते हैं इस वीडियो में। पहले अब यहाँ जो अपने इस ग्लोब के ऊपर जो ताप कटिबंध बनते हैं वो ताप कटिबंध देख लेते हैं। देखते हैं इसके ऊपर ताप कटिबंध। ताप कटिबंध
ये ताप कटिबंध वो देखते हैं, यानी कि अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग ताप कटिबंधों के बारे में बताया है, लेकिन हम देख लेते हैं अमेरिकी विद्वान सुप्पन के अनुसार, जिन्होंने कि इस पृथ्वी के ऊपर 3 प्रमुख ताप कटिबंध बताए हैं और तीनों ही ताप कटिबंधों को 2-2 अलग अलग भागों में बांटा है। चलो पहले मैं यहाँ बताता हूँ कि कौन कौन से ताप कटिबंध है, फिर उनकी डिग्रियां देखेंगे और फिर उसको हम अपने इस ग्लोब के ऊपर दर्शा के देखेंगे। अब देखते हैं हमें अपने इस ग्लोब के ऊपर कौन कौन से ताप कटिबंध बनते हैं। तो यहाँ देखते हैं ताप कटिबंध। तो आप इन ताप कटिबंधों को देखिए, पहले नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से ताप कटिबंध है। तो इसमें हम देखते हैं आपका पहला जो ताप कटिबंध है, और फिर दूसरा ताप कटिबंध है, और फिर तीसरा ताप कटिबंध है। 3 ताप कटिबंधों को इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पीछे की क्लासों में आपको बताया हुआ है कि 3 प्रमुख ताप कटिबंध होते हैं जो कि सूर्य की स्थिति के कारण बनते हैं। इन ताप कटिबंधों का निर्माण है वो कैसे होता है, सूर्य की जो स्थिति होती है उसके आधार पर इन ताप कटिबंधों का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, पहले नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं, उसके बाद यहाँ हम ग्लोब के ऊपर प्रैक्टिकल रूप से उनको बना के देखेंगे कि कहाँ कौन सा बनता है। चलो देखते हैं हम। ताप कटिबंध में पहला ताप कटिबंध है जिसको हम जानते हैं उष्ण ताप कटिबंध। उष्ण ताप कटिबंध, उष्ण ताप कटिबंध। और फिर देखते हैं हम शीतोष्ण ताप कटिबंध। ये शीतोष्ण ताप कटिबंध दूसरा होगा आपका। तो आप इनको थोड़ा गौर से देखिए, आप इनको एक बार पढ़ के तैयार कर लोगे, उसके बाद में आपके ज्योग्राफी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली है। यदि मानचित्र, ग्लोब, एटलस का आपको ध्यान नहीं है तो आप ज्योग्राफी को पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, केवल रट सकते हो। हाँ, तीसरा जो ताप कटिबंध बनता है वो बनता है दोस्तों शीत कटिबंध। कौन सा? शीत ताप कटिबंध। तो इस प्रकार से आपके सामने मैंने 3 ताप कटिबंध बनाए हैं कि उष्ण ताप कटिबंध, शीतोष्ण ताप कटिबंध और शीत ताप कटिबंध। तो यहाँ देखिए, ये जो उष्ण ताप कटिबंध है इसको 2 भागों में बांटा जाएगा। शीतोष्ण ताप कटिबंध है इसको भी 2 भागों में बांटा जाएगा, और शीत कटिबंध है इसको भी 2 भागों में बांटा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 टुकड़ों में बांटेंगे हम तीनों को। चलो देखते हैं कौन सा कहाँ होगा। यदि मैं ग्लोब के ऊपर आपको बताऊंगा तो आप अपने आप समझ जाओगे कि यहाँ ये ताप कटिबंध बनेगा। लेकिन नाम मात्र नाम लिख देता हूँ एक बार, फिर आप बता दोगे भी कहाँ कौन सा है। और इस प्रकार की प्रैक्टिस आपको घर बैठे एटलस लेके करनी चाहिए। तो उष्ण ताप कटिबंध उसके 2 भाग है। एक तो बनेगा उत्तरी उष्ण ताप कटिबंध, उष्ण कटिबंध लिख देता हूं मैं सीधा, आप समझ जाइए। और एक बनेगा दक्षिणी गोलार्ध में जो बनेगा वो बनेगा दक्षिणी उष्ण कटिबंध। उष्ण का मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्मी, गर्म क्षेत्र। और यहाँ शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीत और उष्ण दोनों का मिला जुला असर होता है। न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा सर्दी होती है, न ज्यादा तापमान होता है न कम तापमान होता है, तो उसको हम बोलते हैं शीतोष्ण ताप कटिबंध। शीतोष्ण ताप कटिबंध को भी 2 भागों में बांटा गया। एक तो है उत्तरी शीतोष्ण ताप कटिबंध और एक होगा आपका दक्षिणी, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में होगा, दक्षिणी शीतोष्ण ताप कटिबंध। आप इसको अपनी कॉपी के अंदर बना के देखें, प्रैक्टिकल रूप से आप खुद बना के देखें। 1-2 बार इस वीडियो क्लास को देखें, उसके बाद खुद आप अपने नोटबुक में इसको बना के देखें, तो आपको पता चलेगा अभी कौन सी आपसे गलती हो रही है, कौन सी नहीं। तो पूरा पढ़ने के लिए इसको प्रैक्टिकल रूप से अपने आप तैयार करके देखें। हाँ, शीत कटिबंध को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाएगा उत्तरी शीत कटिबंध और एक है दक्षिणी शीत कटिबंध। दक्षिणी शीत कटिबंध कहने का मतलब है कि इस कटिबंध को भी 2 भागों में बांटा गया है।
उत्तरी और दक्षिणी, देखिए उत्तरी दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी उत्तरी दक्षिणी, यानी कि इन सभी ताप कटिबंधों के जो भाग हो रहे हैं वो केवल इन गोलार्धों के हिसाब से हो रहे हैं। उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है, क्योंकि भूमध्य रेखा है वो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग है वो अपना कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। चलो आप ये देख लिया आपने कि इस प्रकार से 3 ताप कटिबंधों को हमने दो दो भाग करके 6 ताप कटिबंधों में बांट लिया है। तो अब इस जो ग्लोब आपको दिख रहा है, इस ग्लोब के ऊपर हम देखेंगे कि कौन सा ताप कटिबंध कहाँ है। चलो इसके अंदर जो देशांतर रेखाएं दी गई है, देशांतर या अन्य जो रेखाएं दी गई उनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, केवल हम वही रेखाएं रखते हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ देखिए कर्क रेखा चाहिए अपने को, मकर रेखा चाहिए। हाँ, इनकी डिग्रियां शायद आपको पता है, लेकिन मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा ढंग से याद हो जाए। ये जो कटिबंध बनाए हमने, ये कटिबंध है ताप कटिबंध। तो इन ताप कटिबंधों के डिग्रियां आपको याद होना चाहिए कि उष्ण ताप कटिबंध कौन से अक्षांशों के बीच है, कितनी डिग्री अक्षांश के बीच है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये रेखाएं हैं वो रख लेते हैं, जो मुख्य अक्षांश रेखाएं जो कि ताप कटिबंधों का निर्माण करती है। वैसे तो हाँ, ताप कटिबंध किसे कहेंगे, ताप कटिबंध किसे कहेंगे ये भी बता देता हूँ। कटिबंध किसे कहेंगे, ताप का मतलब तो गर्म होता है, तापमान होता है। तो यहाँ देखते हैं कि कटिबंध किसे कहते हैं। कटिबंध, कटिबंध क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो आपको बताना होगा कि किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच, किसी भी बोलो, किन्हीं भी या किसी भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र, किसी भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। मान लीजिए एक अक्षांश रेखा ये ले लिया आपने, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, कोई सी भी हो, जरूरी नहीं है कि जो 5-6 मुख्य अक्षांश लिए इन्हीं के बीच हो, नहीं, 181 जो अपने अक्षांश होते हैं, किसी भी दो अक्षांशों के बीच की जो भी क्षेत्र होता है उसको हम कटिबंध बोलते हैं। और इसका विपरीत एक दिमाग में आपके क्वेश्चन उपजता होगा कि किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच के जो क्षेत्र होता है उसको तो कटिबंध कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा आ जाए किसी भी दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ये देखिए कि किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को तो कटिबंध कहते हैं, लेकिन यदि यहाँ आ जाए किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं गोर, या कई जगह आपको मिलता है गोरे, गोर या गोरे, ऐसे क्षेत्र, ऐसे शब्द मिलते हैं आपको ज्योग्राफी के अंदर। गोरे क्या है या गोर क्या है, गोर वैसे तो एक राजस्थान का मुख्य त्योहार है, लेकिन यहाँ ज्योग्राफी की भाषा में हम पढ़ते हैं तो गोर क्या है, गोर है दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र, गोर कहलाता है। जैसे दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है, उसी प्रकार दो देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र है वो गोर या गोरे कहलाता है। चलो अब इनको देखेंगे हम ग्लोब के ऊपर। पहले से ही दर्शा रखा है मैंने ग्लोब के ऊपर, यानी कि अक्षांश जो मुख्य 5 अक्षांश दो आपको दिख रहे हैं वो पहले मैंने दर्शा रखा है, इनका आंकड़ा दर्शा रखा है, इनकी डिग्रियां दर्शा रखी है, उसको आप गौर से देखें। दक्षिणी ध्रुव की खोज अमंडसन ने की और भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ये हमने पढ़ लिया था पिछली वीडियो क्लास में। चलो अब इनको फिर से देखते हैं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। हाँ, इधर हमने लिखा था अक्षांश रेखाएं या ताप कटिबंध, तो पहले हम ले लेते हैं
जो पहला ताप कटिबंध था अपना उष्ण ताप कटिबंध। कौन सा ताप कटिबंध? उष्ण ताप कटिबंध। उष्ण ताप कटिबंध। उष्ण ताप कटिबंध के बारे में देखते हैं कि ये ग्लोब के ऊपर कहाँ स्थित है। उष्ण ताप कटिबंध है वो ग्लोब पर कहाँ स्थित है, तो पहले पूरे उष्ण कटिबंध को देखते हैं। तो उष्ण कटिबंध थोड़ा गौर से सुनिए, उसके बाद हम देखेंगे आगे बोर्ड पे। उष्ण ताप कटिबंध है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। आप ये कह सकते हैं भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 और दक्षिण में 23.5 डिग्री के बीच जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध कहलाता है। या फिर एक अलग तरीका आप कह सकते हैं कार्क रेखा, ये कार्क रेखा है और नीचे वाली ये मकर रेखा है, तो आप कह सकते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है ये उष्ण ताप कटिबंध है। तो यहाँ या फिर आप कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या अक्षांशों के बीच, देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो क्षेत्र है वह उष्ण कटिबंध कहलाता है। ये भी आप कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है जिसको मैं जालीनुमा कर रहा हूं, यानी कि ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच या 23.5 से 23.5 के बीच, या फिर आप कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री अक्षांश। तो ये जो मैंने क्षेत्र बनाया है दोस्तों ये है उष्ण कटिबंध। ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच भी उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है। और ये नीचे वाला भी उष्ण कटिबंध है, दोनों एक जैसा है, दोनों की दिशाएं एक जैसी है। हाँ, तो यहाँ देखते हैं कि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है, तो ये ऊपर वाला तो कहलाएगा उत्तरी उष्ण कटिबंध और नीचे वाला क्षेत्र ये क्या कहलाएगा आपका दक्षिणी उष्ण कटिबंध कहलाएगा। तो उष्ण कटिबंध पूरा आ गया। उत्तरी पूछे तो ये वाला, दक्षिणी पूछे तो ये वाला। उत्तरी पूछे तो आप क्या बताओगे 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है इसके बीच का पूरी पृथ्वी पर जो क्षेत्र है वो उत्तरी उष्ण कटिबंध में है। इसी प्रकार आप बताओगे दक्षिणी उष्ण कटिबंध यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी उष्ण कटिबंध। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस कटिबंध के दोनों भाग हमने देख लिए हैं, उत्तरी उष्ण कटिबंध हमने देख लिया और दक्षिणी उष्ण कटिबंध भी हमने अभी देखा है। तो कहने का मतलब 2 भाग क्लियर हो गए। दूसरा तो अपना था शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण, यानी कि शीत और उष्ण दोनों मिला जुला सा जो होता है कटिबंध। यहां देखिए शीतोष्ण ताप कटिबंध यहां कहां होगा, तो यहां देखते हैं कि शीतोष्ण ताप कटिबंध है वो दोनों गोलार्धों में होगा। एक तो होगा 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कहां से होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये 23.5 से 66.5 के बीच का क्षेत्र, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र का जो क्षेत्र है उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। तो यहां देखिए शीतोष्ण कटिबंध है उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इसको कहेंगे हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। इसी प्रकार 23.5 से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश,
दक्षिणी अक्षांश के बीच भी क्या पाया जाता है, एक क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र को पूरे को हम बोलेंगे शीतोष्ण ताप कटिबंध। इसको बोलेंगे हम दक्षिणी शीतोष्ण ताप कटिबंध। कौन सा? दक्षिणी शीतोष्ण ताप कटिबंध। तो ये दो ताप कटिबंध आपके पास आ गए। शीतोष्ण ताप कटिबंध को आप कह सकते हैं कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच। यहाँ जो रेखा थी वो थी आर्कटिक रेखा। तो आप कह सकते हैं कि उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है वो कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा तक के बीच के क्षेत्र में विस्तृत है। तो इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। और दक्षिण को समझाएंगे किस प्रकार से, यानी कि मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। या फिर ये कह सकते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध में है। तो ये हो गया अपना दूसरा कटिबंध, जिसको हम यहाँ लिखते हैं उत्तरी शीतोष्ण ताप कटिबंध। दूसरा दक्षिणी शीतोष्ण हो गया आपका, दक्षिणी शीतोष्ण हो गया। अब 4 हो गए आपके सामने मान ग्लोब के ऊपर, 4 हो गए। हाँ, 2 और 2 4। अब बचा शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध है वो शीत कटिबंध यहाँ होगा, जो शेष भाग बच गया। शीत का मतलब होता है बहुत ज्यादा ठंडे, यानी कि ये ठंडे इलाके हैं। यहाँ इतना तापमान माइनस में रहता है कि यहाँ बर्फ जमी रहती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। तो इस दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास का जो ध्रुवीय प्रदेश है उनको हम शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। यहाँ सूर्य की किरणें बहुत ही कम पहुँचती है, वर्ष में कम समय के लिए पहुँचती है। तो यहाँ तापमान बहुत कम रहता है दोनों दिशाओं में, इसलिए यहाँ क्या बनते हैं, शीत कटिबंध बनते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी शीत कटिबंध, ये दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया। लेकिन अब ये बनते क्यों हैं, यहाँ ज्यादा क्यों होता है शीत कटिबंध? तो ये तीनों आप लिख सकते हैं। शीत कटिबंध के बारे में आप उत्तरी और दक्षिणी दोनों लिख सकते हैं, समझ गए होंगे। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ ये उष्ण कटिबंध है तो यहाँ क्यों है उष्ण कटिबंध, यहाँ शीत कटिबंध है तो यहाँ शीत कटिबंध क्यों है, ये थोड़ा जानना जरूरी है आपके लिए। चलो देखते हैं। हाँ, जैसा कि आपको पता है कि अपनी जो पृथ्वी है वो परिक्रमण के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। कहने का मतलब अपने एक्स पर भी घूमती है। और इसमें 23.5 डिग्री का जो झुकाव होता है उस वजह से क्या होता है कि यहाँ सूर्य होता है पूर्व दिशा में। ये पूर्व दिशा हो गई, पूर्व दिशा में यहाँ होता है सूर्य। आपको दिख रहा है क्या बोर्ड पर? चलो बोर्ड पे नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और आगे बना लेता हूं, दिख रहा होगा अब तो। हाँ, ये मैंने पूर्व दिशा में आपके क्या बनाया है, सूर्य बनाया है। ये सूर्य बनाया, आपको पता है उत्तर, ये दक्षिण और ये पश्चिम और ये ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा है। इतना आपको पता है कि सूर्य है वो पृथ्वी के पूर्व दिशा से उदय होता है। सूर्य अपने जगह स्थिर होता है, जबकि पृथ्वी इसके सामने से इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको हम बोलते हैं परिक्रमण गति। और जब पृथ्वी अपने ही एक्स पर खुद घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है जिससे एक दिन पूरा होता है, उसको हम बोलते हैं परिभ्रमण गति। देखिए, परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, परिभ्रमण जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उस गति को हम बोलते हैं परिक्रमण गति या परिक्रमण गति बोलते हैं या वार्षिक गति बोलते हैं। पृथ्वी दूसरी गति करती है घूर्णन गति, यानी कि पृथ्वी खुद अपने एक्स पर घूमती है, उसको हम घूर्णन गति बोलते हैं। और जो घूर्णन गति सूर्य के सामने पृथ्वी ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर करती है तो पृथ्वी का ये जो सामने आता जाता है सूर्य के, वहां तो दिन होता है और पीछे रह जाता है वहां छांव होती है, तो वहां होता है अंधेरा और रात बोली जाती है, वहां पर रात होती है। चलो देखते हैं हम ताप कटिबंध के बारे में देखते हैं कि ये जो सूर्य है, सूर्य की किरणें वो पृथ्वी पे पड़ती है। ऐसे सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पे सीधी गिरती है, इस प्रकार से किरणें सूर्य की है वो पृथ्वी पे गिरती है। तो देखिए, यहाँ सीधी किरणें गिर रही है
और यहाँ तिरछापन हो रहा है, इसका सूर्य की किरणों का तिरछापन हो रहा है। इस प्रकार यानी कि पृथ्वी 6 महीने का झुकाव तो सूर्य के इस तरफ रहता है और 6 महीने का झुकाव फिर ऐसे रहता है, तो बोला जाता है कि ध्रुव होते हैं, उन ध्रुवों पर 6 महीने की रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। अब यहाँ ध्रुव है और ध्रुव के ऊपर यदि 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होता है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है कि यदि 6 महीने की रात होती है तो यहाँ के लोग 6 महीने के कुंभकर्ण की तरह नींद लेते रहते हैं, सोए रहते हैं। तो यहाँ कोई लोग नहीं है, एक महाद्वीप जरूर है और वो महाद्वीप बर्फ से ढका पड़ा है, सफेद है, इसलिए उसको श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं और उसको हम जानते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से। और अंटार्कटिका महाद्वीप है वो जन शून्य है, यानी कि वहां कोई भी जनता नहीं रहती, इसलिए यहाँ कोई रहता ही नहीं है, तो क्या सोना और क्या जगना, तो वो आपके दिमाग से निकाल दे। और यहाँ उत्तरी ध्रुव पर यहाँ उत्तरी ध्रुव के ऊपर जमीनी क्षेत्र है नहीं, समुद्र है, आर्कटिक समुद्र है, महासागर कह सकते हैं यहाँ पे, और वो बर्फ से ढका है, यानी कि खुद बर्फ बना हुआ है। वहाँ भी कोई ज़्यादा क्या उत्तरी ध्रुव पर मुख्य बिंदु पर कोई लोग रहते नहीं है। उसके नीचे क्षेत्र के अंदर कुछ जैसे ग्रीनलैंड है, कनाडा, उनके क्षेत्रों में कुछ लोग रहते हैं जिसको हम जानते हैं एस्किमो या लेप्स है, सेमोयड्स है, चुकची है, इस प्रकार से हमने पहले पाठ में पढ़ा था। वो लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन वो ध्रुवों से काफ़ी दूर रहते हैं। तो कहने का मतलब ध्रुवों के ऊपर ज़्यादा लोग ज़्यादा क्या रहते ही नहीं। यहाँ देखते हैं कि सूर्य की किरणें सर्वाधिक पड़ रही है, आपके यहाँ पड़ रही है, इन क्षेत्र पर ज्यादा पड़ रही है। कहने का मतलब ये क्षेत्र जो हमने उष्ण कटिबंध बनाया, इसके ऊपर देखो सूर्य की किरणें सीधी और ज्यादा पड़ रही है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी होती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण, यहाँ तापमान ऊंचा रहने के कारण इस क्षेत्र के अंदर क्या होता है, भूमध्य रेखा के आसपास दोनों ओर हर रोज शाम को 4 बजने के बाद मूसलाधार वर्षा होती है। तो आप सोचो, यदि कि ये जो देश है भूमध्य रेखा पर आते हैं, तो यहाँ सूर्य की किरणें इतनी तेज पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसी गर्मी की वजह से वहाँ हर रोज शाम को 4 बजे के बाद वर्षा होती है, वो भी मूसलाधार वर्षा। तो यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो दलदल बना रहता है, कीचड़ बना रहता है, और कीचड़ में कोई रहना पसंद नहीं करता। तो भूमध्य रेखा के आसपास जो जनघनत्व है वो बहुत ही कम पाया जाता है, और अधिक वर्षा होने के कारण वहाँ दलदली वृक्ष बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और उन वृक्षों में लोगों का निवास बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है। कुछ एक जनजातियाँ जैसे पिग्मी है, सेमांग है, सकाई है, इस प्रकार की कुछ जनजातियाँ लोग जरूर रहते हैं, लेकिन हमारी तरह ऐसे झुंड के रूप में या कहें कि एक संघन जनसंख्या वो नहीं पाई जाती। तो यहाँ उष्ण कटिबंध के अंदर संघन वनस्पति पाई जाती है। सर्वाधिक वनस्पति है वो इस भूमध्य रेखा के आसपास यदि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है, और सर्वाधिक जैव विविधता भी भूमध्य रेखा के आसपास दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। जैव विविधता का मतलब होगा यानी कि जीव जंतुओं, कीड़े मकोड़े, छोटे से लेकर बड़े जीव जंतु और पादप भी उसमें शामिल है, यानी कि पेड़ पौधे भी उसमें शामिल है। इन सबको मिला के हम बोलेंगे जैव विविधता। तो जैव विविधता वो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर ध्रुवों की तरफ जाते हैं या दक्षिण की तरफ ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो वैसे वैसे जैव विविधता वो कम होती जाती है, और ध्रुवों पर जैव विविधता बहुत ही कम या न्यून पाई जाती है, न के बराबर। इसी प्रकार तापमान होता है, तापमान यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो तापमान बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ ज़्यादा, फिर जैसे जैसे हम ध्रुवों पर जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे तापमान भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये जो ताप कटिबंध है ये हमारे पूरे वातावरण को या हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार देखिए शीत कटिबंध क्यों बनाया, सूर्य की किरणें यहाँ पहुँचती नहीं है, न के बराबर पहुँचती है, तो यहाँ बहुत माइनस में तापमान रहता है। यहाँ तापमान है वो माइनस में रहता है, तापमान माइनस में रहता है, ऋणात्मक रहता है यहाँ देखिए, और यहाँ प्लस में रहता है बहुत ज़्यादा। तो दोनों तरफ माइनस में तापमान रहने के कारण, जीरो से नीचे रहने के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसी कारण इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो शीत कटिबंध का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो क्लास में हमने देख लिया है कि किस प्रकार से ताप कटिबंधों का निर्माण हुआ है, कौन कौन से ताप कटिबंध हैं, तो वो हमने इस वीडियो क्लास में देख लिया है। एक बात और बताना चाहूँगा कि 3 बातों पर ध्यान रखें। एक बात जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता के बारे में क्वेश्चन बनता है, कई बार बड़ी परीक्षा में भी पूछा जाता है।
जैव विविधता का मतलब क्या होता है आपको पता है? जीव जंतुओं की विविध प्रकार की प्रजातियों को संयुक्त रूप से जैव विविधता कहते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की प्रजातियां। तो यहाँ जैव विविधता से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक, भूमध्य रेखीय प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा अमेजन बेसिन, अमेजन जो नदी है वहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता से ध्यान रखना कि ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखीय क्षेत्र कहें, भूमध्य रेखीय क्षेत्र से जब हम ध्रुवों की तरफ आते हैं तो क्या होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जैव विविधता क्या होती है? कम होती है। और यह उल्टा क्वेश्चन आ जाए कि ध्रुवों से हम आते हैं भूमध्य रेखा की ओर तो जैव विविधता अधिक होती है। कहने का मतलब कम ज़्यादा की बजाय यहाँ लिख दूंगा मैं। दोनों क्वेश्चन फिर से सुने आप। पहला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा से, यहाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्र से, भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता है वो घटती है। क्या होती है? घटती है। और इसी प्रकार उल्टा करें, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने पर, ध्रुवों से भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तरफ आने पर तब क्या होती है? बढ़ती है। जैव विविधता है वो बढ़ती है। यहाँ देखिए, यदि भूमध्य रेखा से इधर जाएंगे हम तो जैव विविधता में कमी आती जाएगी। उल्टा पूछ ले कि ध्रुवों से इधर आना है तो जैव विविधता वो बढ़ती जाएगी। ऐसे ही होता है तापमान के साथ। तापमान के बारे में पूछे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो तापमान घटेगा, और यदि हमें ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो तापमान है वो बढ़ेगा। आप ऐसा कर सकते हैं। हाँ, वर्षा के लिए भी ऐसा ही लागू होता है। वर्षा भी क्या है? भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं दोनों तरफ तो कम होती है, और ध्रुवों से हम आते हैं भूमध्य रेखा की तरफ तो आप कह सकते हैं कि वर्षा है वो बढ़ती है। तो लास्ट के 3 क्वेश्चन लॉजिक वाले हैं। यदि आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो वीडियो क्लास को एक बार फिर देखें। फिर ये विद्यार्थियों, ये आप देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव का ऊपर से हिस्सा देख रहे हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव को हमें ग्लोब को ऊपर से देखने से ऐसा दिखाई देता है। तो ये बीच में आपको जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये अक्षांश है, ये छोटे से बड़ा होता जा रहा है, सब अक्षांश बड़े होते जा रहे हैं। और लास्ट में जो अक्षांश आपको दिखेगा सबसे बड़ा अक्षांश है भूमध्य रेखा, जो कि इसमें दिखाई नहीं दे रहा। इसके अंदर जो बीच में उत्तरी ध्रुव लाल जो पॉइंट दिख रहा है आपको, उसको हम बोलेंगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आप देखिए एक जो रेड लाइन खींची गई है, यानी कि आपके इस वीडियो क्लास के में पूर्व की ओर जो रेड कलर दिखाई देता है और लिख रखा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इस उत्तरी ध्रुव से निकल कर यानी कि कई दूर तक ये सीधी जाती है। उसके बाद में ये जो आगे रशिया का क्षेत्र आ जाता है, रूस का क्षेत्र आ जाता है, इसलिए उस क्षेत्र को बचाने के लिए इस रेखा को मोड़ा गया है। और वहाँ बेरिंग जल संधि है, जो पहले भी मैं आपको एक वीडियो क्लास में बता चुका हूँ, उसमें देख सकते हैं। बेरिंग जल संधि से होती हुई ये आगे निकलती है। वापिस आइए उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हमने देखी है, जिसको जानते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा, तो इसके ठीक विपरीत देखिए पश्चिम की ओर डैश 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 करके एक रेखा दिखाई गई है, जिसको हम जानते हैं 0 डिग्री का देशांतर यानी कि ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है। ये है आपकी विपरीत दिशा में ग्रीनविच रेखा। यहाँ इस बुक में शायद आपको विषुवत रेखा दिखा रखा होगा, जो कि गलत है। ये होगी आपकी ग्रीनविच रेखा होगी 0 डिग्री देशांतर पर। चलो और देखिए यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव इस प्रकार का होगा। मैंने पहले भी आपको वीडियो क्लास में बताया था कि यहाँ 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कोई वृत्त नहीं बनता है, वो एक पॉइंट बनता है मात्र। बाकी सब 2 को छोड़कर, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो लास्ट अक्षांश है, जैसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उनको छोड़कर घेरे बनाते हैं सब। तो आपने देखा उत्तरी अक्षांश में 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि ध्रुव देखा। अब देखेंगे आप ये
हाँ, ये दिखाई दे रहा है आपको, जो ठीक बीच में बिंदु दिखाई दे रहा है दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दिख रहा है आपको। और ये देखो आप, एक पूरा का पूरा आपको वाइट कलर में यानी कि सफ़ेद कलर में महाद्वीप दिख रहा है। इसको हम जानते हैं किस महाद्वीप के नाम से? अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और ये अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा का पूरा है वो बर्फ़ से ढका है, सफ़ेद दिखाई देता है, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, या फिर श्वेत मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये है दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं गोलाकार, ये सब अक्षांश हैं। और ये जो सीधी रेखाएं निकल रही है ध्रुव से, ये है देशांतर रेखाएं। और आप देख सकते हैं इनके आसपास कौन कौन से सागर हैं या महासागर हैं। तो आप इस प्रकार एटलस से भी अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं।